हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 11। हम लोग ये चैप्टर डायरेक्ट स्टडी मैट के एमसीक्यू करने वाले हैं इसके अंदर। ठीक है, बहुत ही छोटा चैप्टर है, 2 ही एमसीक्यू दे रखे हैं इसके अंदर। तो चलिए डिस्कस करते हैं। इसके अंदर हम बात करेंगे परफॉर्मेंस रिपोर्ट के बारे में। तो परफॉर्मेंस रिपोर्ट आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो काम चल जाएगा, पढ़ने की कोई ज्यादा जरूरत है नहीं। हाँ, 1-2 नंबर का एमसीक्यू इसके ऊपर जरूर आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू यहाँ पे दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटरनल परफॉर्मेंस रिपोर्ट इज ट्रू। बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इंटरनल परफॉर्मेंस रिपोर्ट के बारे में ट्रू है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे कुछ चीजें दे रखी हैं। इससे पहले कि मैं ऊपर कुछ भी चीजें आपको पढ़ाऊं, मैं ये जरूर पढ़ाना चाहूंगा। यहाँ पर कुछ बातें हैं, ये एक्सप्लेनेशन हम जरूर पढ़ेंगे। इंटरनल परफॉर्मेंस रिपोर्ट कैन टेक एनी फॉर्म, ये बात आपको ध्यान रखनी है, दैट मैनेजमेंट चूज। तो मैनेजमेंट के सिलेक्शन पर इंटरनल परफॉर्मेंस रिपोर्ट किसी भी फॉर्म, टेक एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में हो सकती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है मैनेजमेंट। ये वाली लाइन आपको ध्यान रखनी है। कंसिडरिंग द नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन की नीड को ध्यान में रखते हुए, एज दीज आर वॉलेंट्री रिपोर्ट्स, ये भी ध्यान रखना आपको कि ये जो होती है ये वॉलेंट्री रिपोर्ट्स होती है, नॉट स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। ठीक है ना, तो ये स्टैट्यूटरी रिपोर्ट नहीं होती है, वॉलेंट्री रिपोर्ट होती है। तो 2 बातें यहाँ पे निकल के आती हैं। ठीक है ना, एक तो ये वाली बात ध्यान रखनी है, एक ये वाली। ठीक है ना, तो ये तो है ही नहीं। ठीक है, तो बेसिक बात है, वॉलेंट्री रिपोर्ट है। तो इन दोनों के ऊपर एग्जाम में एमसीक्यू पूछ सकते हैं 2 नंबर का। तो आइए इस एमसीक्यू के बारे में बात करते हैं। एक बार पढ़ते दोबारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटरनल परफॉर्मेंस रिपोर्ट इज ट्रू। तो चलिए देखते हैं कि इनमें से कुछ दे रखा है। ऑलवेज कंटेन ए मिक्सचर ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मेजर्स, ओके, कैन टेक एनी फॉर्म दैट मैनेजमेंट चूज। ठीक है, चलिए मिल गया हमें तो। ठीक है ना, कैन टेक एनी फॉर्म दैट मैनेजमेंट चूज, तो ये करेक्ट है, ये यहीं से उठा के इन्होंने दिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एमसीक्यू नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं और एमसीक्यू नंबर 2 नीचे दे रखा है और एमसीक्यू नंबर 2 में पढ़ते हैं, सिंस द परफॉर्मेंस रिपोर्ट ऑल्सो इंक्लूड रिपोर्टिंग ऑन नॉन फाइनेंशियल मेजर। ठीक है, ये कह रहा है कि परफॉर्मेंस रिपोर्ट के अंदर जब हम बनाते हैं परफॉर्मेंस रिपोर्ट तो उसमें नॉन फाइनेंशियल मेजर्स को भी हम इंक्लूड करते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट बतानी है अबाउट द नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स। पहला बोल रहा है, नॉन फाइनेंशियल मेजर्स डू नॉट इन्वॉल्व कैलकुलेशन और रिकॉर्डिंग। कैलकुलेशन और रिकॉर्डिंग क्या होगा, ये हो गया एक तरीके से फाइनेंशियल। ठीक है ना, है ना। तो कैलकुलेशन और रिकॉर्डिंग तो इंक्लूड होता है ना, डू नॉट इंक्लूड मतलब क्या होता है, इंक्लूड होता है, ऊपर पढ़ाई हमने, है ना। तो ये तो होता है इंक्लूड, तो ये तो इनकरेक्ट होगी स्टेटमेंट, गलत लिख रखी है इसने। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। द मोस्ट अप्रोप्रिएट नॉन फाइनेंशियल मेजर वेरी, ऑब्वियसली बात है कि नॉन फाइनेंशियल मेजर होते हैं जो वेरी होते हैं, दे चेंज डेफिनेटली, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन की नेचर क्या है। इज दैट क्लियर? बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है एकदम। नॉन फाइनेंशियल मेजर शुड कॉरस्पॉन्ड एज फार एज पॉसिबल विद द एम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज होल, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं, ये भी करेक्ट है। इसके बाद पढ़ते हैं, यूज ऑफ नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स हेल्प टू एड्रेस डेफिशिएंसीज ऑफ मेजरमेंट, ठीक है ना, सच एज ROI। ठीक है ना, ये भी चीज ठीक है। अगर ये हमने पढ़ी है तो डेफिनेटली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर नहीं भी पढ़ी है तो बस आप ध्यान रख लेना कि ये तीनों चीजें इसके अंदर, ठीक है ना, करेक्ट हैं और ये हमारे ऑप्शन हो जाएंगे सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा इसका, तो ये हो गया अपना बी आंसर। ठीक है, ये है, ये इनकरेक्ट है। ओके, तो यही थे आज की क्लास के लिए। सिर्फ 2 ही एमसीक्यू दे रखे थे, दोनों हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, और चैप्टर नंबर 12 करेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 13 मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि स्टैंडर्ड कोस्टिंग है वो, और स्टैंडर्ड कोस्टिंग मैंने खुद नहीं पढ़ी थी, तो मैं खुद छोड़ के गया था स्टैंडर्ड कोस्टिंग। तो हालांकि स्टैंडर्ड कोस्टिंग मैं कहूंगा कि अगर आप लोगों ने पढ़ी है पहले कभी, तो आप स्टैंडर्ड कोस्टिंग जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि उसका 8 से 10 नंबर क्वेश्चन एग्जाम में, प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमेशा फिक्स रहता है, हमेशा ही एग्जाम में आता है। तो मैं कहूँगा जरूर पढ़ के जाएं। ठीक है ना, और बिल्कुल भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं आता है, सिर्फ फॉर्मूला बेस होता है। ठीक है ना, मेरे पास उतना टाइम बचा नहीं था, हालांकि मैंने मेहनत भी की थी, फिर भी मुझे लगा कि नहीं यार, रहने देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि इसके चक्कर में मैं बाकी चीज़ें खो दूँ। तो ये लगा लो कि 90 मार्क्स का पेपर ही मैं मतलब करके गया था, तो फिर उसी से मैंने अटेम्प्ट किया था। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं चैप्टर नंबर 12 के अंदर।
ओके। और अगर आपने मैराथन वीडियो जो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, मैराथन से पूरा का पूरा पेपर मतलब आपको लगेगा कि यार बहुत कुछ उसमें से आया हुआ, लगभग बहुत कुछ मतलब, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने बताया कि मतलब 70 मार्क्स आए हैं, किसी के 80 प्लस भी आए हैं, ठीक है ना, किसी के 56, किसी के 62, ऐसे मार्क्स आए हैं। सभी ने वहाँ पे मुझे इसके बारे में बताया, ठीक है। तो थैंक यू, आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। और आईडीटी के वीडियो जरूर देखें, ठीक है, कस्टम के वीडियो में डाल रहा हूँ। थैंक यू।